इसमें जो है वो शुरू में कुछ थ्योरी वाला पोर्शन हमने लिख दिया है, तो जो कुछ थ्योरी वाला पोर्शन हमने लिख दिया है उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो जैसे मैं बताया कि जैसे केस स्टडी जो है 3 तरह की होती है। एक तो होता है कि सामान्य सा जो घटनाएं जो घटती हैं, जैसे मान लीजिए बाल विवाह है, चाहे मान लीजिए दहेज प्रथा है, इस तरह की सामान्य जो समस्या समाज में होती है उससे संबंधित एक केस स्टडी होता है। तो ये जो है केस स्टडी एक प्रकार से देखा जाए तो ये एकदम बेसिक इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग के यहाँ जो प्रश्न आते हैं मुख्यतः जो है वह 3 तरह के प्रश्न हैं। केस हिस्ट्री में जो प्रश्न हैं 3 तरह के हैं। एक तो होता है सामान्य जो सामाजिक जो समस्या चलता है, सामान्य जो सामाजिक समस्या है, इन सामाजिक समस्याओं से प्रश्न आ जाता है। दूसरा जो केस स्टडी होता है वो देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर, जैसे मान लीजिए प्रशासनिक स्तर का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मसला है तो आप देखे होंगे जैसे जन सूचना अधिकारी के पास कोई समस्या है, बीडीओ के पास कोई समस्या है, कोई डीएम के पास समस्या है, एसपी के पास समस्या है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जो समस्या आता है, प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े मुद्दे, तो ये जो प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए जो कोई मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर प्रश्न बनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न होता है, एक तो सामान्य सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, दूसरा जो है प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, और तीसरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा होता है, मतलब डायलेमा जिसको कहते हैं, अंतर्द्वंद, कि द्वंद्व की समस्या है। तो आप देखे होंगे कि आप लोगों के यहाँ भी केस स्टडी आता है तो उसमें जो है हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन द्वंद्व का ही होता है, कि आप किधर भी सोचेंगे, मान लीजिए किसी एक साइड सोच रहे हैं तो फिर दूसरे साइड में आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, उस साइड सोचेंगे तो लगेगा कि इस साइड में गलत हो रहा है। तो इसको जो है वो द्वंद्व की समस्या कहा जाता है। ये आप लोग के यहाँ है भी सिलेबस में, जो केस जिससे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उस थ्योरी में जो है वो देखा जाए तो ये है भी, जो द्वंद्व वाला जो प्रॉब्लम है वो लिखा भी है। नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं 6 नंबर जो टॉपिक है, तो उसमें जो नैतिक चिंता और दुविधा है उससे संबंधित प्रश्न आता है। नैतिक चिंता तथा दुविधा, तो नैतिक चिंता और जो दुविधा है उससे संबंधित प्रश्न आता है। तो ये जो प्रश्न है प्रशासनिक अधिकारियों का, ये तकनीकी प्रश्न है। तकनीकी जो मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए सीएमओ से संबंधित कोई मुद्दा है, बीडीओ से संबंधित कोई मुद्दा है, तो अब वहां पर तकनीकी ज्ञान रखना जरूरी है। ये जो है नैतिक चिंता और जो दुविधा है, ये देखा जाए तो आपकी मानसिक क्षमता पर आधारित है कि भाई आप क्या सोच रहे हैं और दूसरे साइड में कितना बैलेंस कर पा रहे हैं, इस तरह से जो मुद्दे होते हैं। तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे वो सामान्य सामाजिक समस्या जो होता है उससे संबंधित मुद्दा हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग जो है 2, 4, 5 जो भी 10 क्लास जो भी हुआ है तो अभी सामान्य चीज़ों को ही आप जानते हैं। तो हम लोग जो है वो देखा जाए तो जो ये वाला बुकलेट है इसमें हमने क्या किया है कि शुरुआती दौर में जैसे आपको जो है वो देखा जाए तो जैसे पहला टॉपिक है तो उसमें हमने लिखा है कि भाई केस स्टडी होता क्या है, ये हम लोगों के यहाँ सिलेबस में क्यों रखा गया है, पूछे जाने का क्या कारण है, केस स्टडी के क्या क्या विषय हो सकते हैं, मान लीजिए संस्कृति है, भ्रष्टाचार का मामला है, या इसी प्रकार से जो है नैतिक दुविधा है, व्यक्तित्व है, जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, वास्तविक घटना है, सामाजिक घटना है उससे संबंधित। और सामान्य सा एक मैं लिखा हूं कि केस स्टडी हल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा जो है केस स्टडी का मेथड क्या क्या होता है, तो इसमें जो है केस जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस तरह से करके इसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको लिखा गया है। फिर इसके बाद एक तीसरा टॉपिक हमने बनवाया है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जब भाई हम केस स्टडी लिखते हैं तो हम निर्णय ही तो लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिले में कोई अधिकारी है, वहां कन्या विवाह हो रहा है, अब मान लीजिए बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसी दशा में केस स्टडी में ध्यान रखना है कि 250 शब्द में केस स्टडी आता है।
जो पेपर है मेंस का वो भी थोड़ा सा खरीद लीजिएगा, उसको भी मैं लास्ट में सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि अभी तो उसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है ना। मान लीजिए हमें कहते हैं कुल मिला के 15 केस स्टडी होगा, वो मान लीजिए 2013, 14, 15, 16 हम लोग कर लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो है प्रश्न तभी आप अच्छा से लिख पाएंगे जब पहले सामान्य सा समझ लिया जाए। अब डायरेक्ट 2013-14 का क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर जो है न तो आप अच्छा से लिख पाएंगे और न तो वो असर बन पाएगा लिखने का। तो अब यहाँ पर जो निर्णय होता है, तो जैसे मैं बता रहा था एग्जाम्पल कि बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है, अब मान लीजिए उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या प्रयास करेंगे, तो सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से ये बात लिख देते हैं कि भाई हम लोग जो है प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। प्रशासनिक कार्रवाई का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई बाल विवाह हो रहा है, हमको पता चलता है तो हम केस दायर कराएंगे, उसके बाद जो है उस पर सुनवाई होगी, ठीक। या मान लीजिए सब करिए उस पर जो भी धाराएं हैं सीआरपीसी आईपीसी में उसके तहत जो है वो देखा जाए तो संरक्षक पर हम लोग कार्रवाई कर देंगे। मान लीजिए सामान्य व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो यही तो लिखेगा, सोचेगा कि भाई जो भी कानून बना है उस कानून को हम लागू करा देंगे, जो भी कानून बनाया गया उस कानून को हम लागू करा देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि सिर्फ ये रटा रटाया बात जो आप लिख रहे हैं उससे आपको अच्छा नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सिविल सेवक के रूप में जब हम लोग केस स्टडी लिखते हैं तो उसमें ये बात तो चलिए कि अभिभावक जो है वह कन्या विवाह को बढ़ावा दे रहा है तो अभिभावक के ऊपर जो है वो देखा जाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मान लीजिए सब करिए। लेकिन आप ये बताइए सिविल सेवक केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, लोक सेवक के रूप में भी होता है, विवेकशील व्यक्ति भी होता है। वह केवल जो है रटा रटाया चीज नहीं करता है, अच्छा अधिकारी रटा रटाया चीज नहीं करता है, कुछ नवीन क्षमता रखता है, कुछ रचनात्मक क्षमता भी रखता है। रचनात्मक क्षमता का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं ये भी तो आप कर सकते हैं कि जिले में सामान्यतः मान लीजिए किसी के घर शादी विवाह होता है तो कार्ड कहाँ पर छपता है, जिले में, और देखा जाए तो ऑफिस में सबका रिकॉर्ड रहता है, सबका रिकॉर्ड रहता है। इसका मतलब ये होता है कि कितनी दुकानें हैं, कौन कौन सी दुकानें प्रेस की हैं, सब रिकॉर्ड सामान्यतः रहता है, क्योंकि जिले में दुकानों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और सब लोग उसमें रजिस्ट्रेशन में लिखते हैं कि हमारा किस चीज का दुकान चलता है। और आजकल सबका फोन नंबर भी लिखा जाता है, कोई समस्या है तो तुरंत फोन किया जाता है। उस विभाग को मार्केटिंग जो इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग जो अधिकारी है, उसको बुलाकर यदि आप कहेंगे कि जितने भी कार्ड छापने वाली दुकानें हैं सबको पहले फोन करके या एक आदेश बना लिया जाए और आदेश बना के ये दे दो कि वहां पर कोई भी कार्ड छपेगा तो ऐसे दिशा में वो कार्ड छापने वाला सब दुकान वाला सबसे पहले जो है लड़की और लड़के की उम्र का जो है वो देखा जाए तो प्रमाण पत्र लेगा और ये बोलेगा कि भाई हमारा ऊपर से आदेश आया है और ऐसी दिशा में हमको जो है मान लीजिए कार्ड छपता है, यदि बाल विवाह होता है तो ऐसी दिशा में जो है हमसे भी पूछताछ हो सकती है, हमारा दुकान बंद हो सकता है, तो 500,000 रुपया के लिए हम आपका दुकान नहीं अपना बंद नहीं करेंगे। और चूंकि सब दुकान वाले जब यही कहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कुछ ना कुछ अपना दस्तावेज लाएगा। अब देखिए ये रचनात्मक क्षमता हुआ ना, आप भाई जिला अधिकारी हैं या जिले में अधिकारी हैं तो आपके पास सब अधिकार है ना। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए पेपर आता है तो देखिए सामान्यतः सब लोग पेपर पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जिले में भी स्थानीय प्रेस है। स्थानीय प्रेस का मतलब ये होता है कि जिले की घटनाएं छपती हैं। जैसे मान लीजिए आप गाजियाबाद में पेपर ले रहे हैं तो गाजियाबाद का देखिए घटना छपता है, ग्रेटर नोएडा का अलग कॉलम बना रहता है। तो उस जिले की जो पेपर में आ रहा है कॉलम, उसमें बार बार जो है 10 दिन पर 15 दिन पर इस तरह की खबरों को भी आप निकलवा सकते हैं। कौन सा पैसा लगना है, कोई पैसा तो लगता नहीं, तो प्रेस वाले को फोन करेंगे, वो आएगा 4 लाइन लिख के अपने ही छाप देगा कि साहब हम लिख देंगे, छोड़िए आप बता दीजिए बस क्या खबर लिखना है कि भाई इस तरह का जो है कानून बनाया गया, इसमें इतनी सजा है। थोड़ा सा भय भी उत्पन्न किया जाए कि जो कानून बना है उसको भी थोड़ा सा लिख देना। ये बताइए यदि आप ऐसा मान लीजिए टेंट वाला है, अब टेंट वाला जो है सब व्यवस्था देखता है, तो आजकल जो शादी विवाह होता है बिना टेंट वाले के तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कुर्सी मेज और टेंट तो जाएगा ही। तो जितने भी दुकानें टेंट वाला है उनको भी कहा जाए कि तुम बयाना लेते हो तो ध्यान रखना जिसके यहाँ शादी हो रही है उसके यहाँ बाल विवाह न होने पाए, और तुम पहले प्रूफ लेना, एक कार्ड उनसे लेना,
बोलना कि भाई हमको जो है आप प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि हम अपना टेंट आपके यहाँ लगाएंगे, कोई समस्या होगी तो फिर जो है हम भी उसमें। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल बताया, इस तरह से रचनात्मक क्षमता लेकर उसको लिखा जाता है कि आप क्या क्या उपाय करेंगे। आप सीधा सीधा मान लीजिए 30-40 वर्ड में लिख दिए कि हम जो है वो देखा जाए तो प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे और जो अभिभावक है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये केस स्टडी आप लिखेंगे तो सामान्य रूप से आपको नंबर वो ज्यादा देगा नहीं, क्योंकि आपने कहीं रचनात्मक क्षमता का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ कार्रवाई करना, मान लीजिए आप ज्यादा थोड़ा और सोचेंगे तो आप लिख देंगे कि लोगों को हम जागरूक करेंगे कि बाल विवाह ठीक नहीं है। लेकिन ये बताइए कि सिर्फ इतना ही काम यदि करना होता तो फिर जो है इतना पढ़ा लिखा कर आपको अधिकारी बनाने की क्या जरूरत है। ये तो सामान्य जो व्यक्ति है वो भी इतना काम कर देगा कि भाई ये कानून है, FIR दर्ज करा लो, कार्रवाई कर दो, जागरूकता फैला दो थोड़ा बहुत। आपसे केस स्टडी पूछने का मतलब है कि आप जो है कुछ रचनात्मक क्षमता लिखेंगे। और देखिए ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि केस स्टडी लिखते समय, चूंकि अब सामान्य ही मैं बताऊंगा, बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए इस बार अगले बार 2 हफ्ते हमने पढ़ाया, कुछ केस स्टडी लिखवाया फिर उसका कुछ और थ्योरी होगा तो फिर उसको बता देंगे। तब तक आप लोग बुकलेट को, शुरुआती दौर का बुकलेट तब तक पढ़ भी लेंगे, टाइम मिल जाएगा तो कुछ हम भी आप लोगों को लिखवा देंगे। लेकिन भाई हम लोग क्या केस स्टडी जो है सॉल्व करना है ना, केस स्टडी पर कोई जो है थ्योरेटिकल प्रश्न तो आता नहीं है कि केस स्टडी हल करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। आप लोग कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखवा देंगे। लेकिन सामान्य रूप से ये समझिए हमेशा कि हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ चीजों को, जो एकदम सामान्य बातें हैं, उन सामान्य बातों को हमेशा हम लोग को जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि जैसे कोई केस स्टडी पूछा जाता है तो उसमें सामान्यतः जो सामान्य जो प्रश्न आते हैं उसमें जैसे ABCD ऐसे 4 प्रश्न दिए हैं, ठीक, 4 प्रश्न दिए हैं। तो आप कोई केस स्टडी पहले पढ़ते हैं, केस स्टडी आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ये जो 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, इस प्रश्न को भी आपको पढ़ लेना है उसी दौरान। क्यों? क्योंकि कभी कभी A का आप उत्तर लिखेंगे तो हो सकता है कि B का भी उत्तर A में ही लिखा जाए। मान लीजिए सब आपस में प्रश्न तो मिले रहते हैं, तो B का उत्तर A में लिखा जाएगा, फिर B में क्या लिखेंगे। और मान लीजिए सपोज करिए कि आपने A लिखना शुरू किया, ये तो आपने मान लीजिए सपोज करिए लिख दिया 100 वर्ड, अब फिर B आते आते जो है अब आपकी क्षमता खत्म हो गई, अब आप इसको लिख रहे हैं 4 लाइन में, C वाला आपने छोड़ दिया, D वाला 2 लाइन लिख दिए। तो ये ध्यान रखिए कि A का मान लीजिए 20 नंबर का एक केस स्टडी है, 5-5 नंबर के 4 प्रश्न हैं, तो इसमें तो आपको चलिए वो 4 नंबर दे देगा क्योंकि आपने जबरदस्त तरीके से लिखा है। लेकिन ये जो 5 नंबर का B वाला प्रश्न है, इसमें 5 नंबर में आपको 1 ही नंबर तो देगा, इसमें आधा नंबर ही मान लीजिए कुछ लिखे ही नहीं तो क्या देगा, इसमें मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर इसमें दे दिया। तो आखिर ये बताइए कुल मिलाकर जो है 4, 5, 6, 7, 8, आप 20 नंबर में 8 ही नंबर तो प्राप्त किए। तो समझदारी क्या है, ABCD चारों को संतुलित तरीके से मान लीजिए 50-50 वर्ड लिखना है, 60-60 वर्ड लिखना है, जिससे सबका उत्तर संतुलित तरीके से दिखाई दे। एक तो ये ध्यान रखिएगा, जो एकदम सामान्य बात ही बता रहा हूं, जो सामान्य गलती होता है कि पहला प्रश्न पढ़ते ही एकदम उत्साह होकर लिखना शुरू कर दिए, उसके बाद मामला जो है D वाले में आते आते सब गड़बड़ हो गया। और उसका शुरू में तरीका ये होता है कि जैसे आप क्या करिए, कोई केस स्टडी है तो उसका जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा पेंसिल से पहले जो है उसका सिनाप्सिस बना लीजिए कि पहले वाले उत्तर में हम फला फला पॉइंट लिखेंगे, दूसरे वाले उत्तर में हम जो है वो देखा जाए तो ये सब पॉइंट हम लिख देंगे, तीसरे वाले उत्तर में हम ये सब पॉइंट लिखेंगे, चौथे में हम ये विश्लेषण करेंगे। इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट शुरू में लिख लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि अब जो है भटकाव की संभावना बहुत कम होती है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज, आप जब कहेंगे तब मैं बोल दूंगा 15-20 मिनट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे तो मैं बोल बोल के लिखवा भी दूंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे समझ से लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। आप जब भी बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो मैं आते ही आधा घंटा आपको ये सब बोल दिया करूंगा, फिर जहन में चला जाएगा। और मैं नोट्स में आप लोग के लिखा भी हूं
क्योंकि उसको अब तकनीकी तो मैं अभी लिखवाऊंगा नहीं, तकनीकी तो जब जो है देखा जाए तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएं, 10-20 केस स्टडी कर लें उसके बाद ही। देखिए दूसरा चीज ये होता है कि पहला चीज तो मैं ये बताया कि जो सामान्य जो बातें हैं, तो पहला मैंने ये बताया कि आप जो है रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करेंगे, रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करेंगे। लिखवाऊं क्या कुछ? कितना लिखेंगे? छोटा छोटा पॉइंट लिख दीजिए मन करे तो, कि छोटा सेटिंग बना लीजिए कि ध्यान रखने वाली बातें। अब क्या किया जाए, लेकिन किसी से कहिएगा मत, नहीं तो बोलेंगे देखिए अब ये भी लिखवा रहे हैं कि ध्यान रखने वाली बातें। ये तो हमारे आपकी बात है ना। नंबर 1, रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करना, रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करना। जो पहला समझा रहा था तो वही तो था कि भाई रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करना, इसका मतलब कि उत्तर को सीधा जो है प्रक्रियागत तरीके से न लिखा जाए, बल्कि उसमें अपनी क्षमता को, अपने अनुभव को मिलाकर और कहीं ना कहीं जो है बहुआयामी पहलुओं को लेकर, जिसमें अभी बता रहा था टेंट वाले की बात बताया, मान लीजिए प्रेस वाले की बात बताया, या इसी प्रकार से देखा जाए तो मान लीजिए जो पुलिस महकमा है, आप देखते हैं कि हर पुलिस की ड्यूटी जो है 1-2 गांव में को मिलाकर एक पुलिस की ड्यूटी रहती है कि रात में आपका ड्यूटी उधर है, ठीक। तो एक बार जो है वह मान लीजिए आप जिस लेवल के अधिकारी हैं तो थाने को भी सूचना दे देंगे, चाहे मान लीजिए डिप्टी एसपी को सूचना दे देंगे कि भाई आप अपने यहाँ जो है जो भी पुलिसकर्मी गांव में रहते हैं उन लोगों को इस बात के लिए कह दीजिए कि वहां पर कोई इस तरह की यदि समस्या आती है तो एक बार जाके घूम टहल लें, क्योंकि देखकर पता चल जाएगा कि वो बच्ची 12 साल 14 साल की है। इस तरह से देखा जाए। और फिर स्थानीय स्तर पर जो है वो देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर भी अधिकारी जो है अपने जो है गुप्तचर रखते हैं। स्थानीय स्तर पर लोकल जो यूनिट होती है वहां पर भी जो है रहता है। अब देखते हैं कोई चाय बेचने वाला है, कभी आपने सोचा वो चाय बेचने वाला जो है पूरे दिन बेचारा बैठा रहता है, कोई आता है चाय पीता है, सुनता रहता है और शाम को थाने में बता भी देता है फोन करके। वो दूसरी बात है कि जो थाने वाला जो है उस चाय वाले को थोड़ा मदद करता रहता है कि वो कम से कम स्थानीय सूचना दे रहा है कि साहब आज लोग ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, कुछ चाय पीते समय देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो अधिकारी समझ जाता है कि क्या माहौल है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो भी उसका सूचना तंत्र है उस सूचना तंत्र को भी मजबूत कर सकता है, वहां से भी सूचना प्राप्त कर सकता है। भाई शादी विवाह तुरंत आधे घंटे में नहीं ना हुआ होगा, कुछ उसका बातचीत तो हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, 10-20 दिन का समय होगा, तो उसमें वो पता चल जाएगा मामला। तो इस तरह से देखा जाए ग्राम प्रधान है तो ग्राम प्रधान को भी बुलाकर सबकी मीटिंग करके जो है ग्राम प्रधान को भी सचेत कर दिया जाए कि यदि आपके गांव में इस तरह की समस्या आई तो आपको ये बात पता होना चाहिए और आप सूचना उपलब्ध कराइएगा, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई करूंगा। तो ग्राम प्रधान को भी समझा दिए। तो जो मैं इतना सब बोल रहा हूं, अब आप देख रहे हैं वो छोटा सा प्रश्न हमने जो है कम से कम 100 शब्द 150 शब्द में उसको बोला और तमाम जो है चीजों को बताया। ऐसे लिखना है, मतलब सीधा मत लिखिएगा, उसको समझाकर तब अंत में जो है प्रक्रियागत वाला लिखिएगा कि वो तो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन साथ में ये सब भी जरूरी है। और दूसरा चीज जैसे मैं बताया शब्द सीमा। शब्द सीमा, शब्द सीमा का मतलब यहां पर यह है कि जैसे मान लीजिए सब करिए, शब्द सीमा का मतलब यह है कि जैसे ये मैं बताया कि 4 प्रश्न दिया गया है, आपको 250 शब्द में या 200 शब्द में इसका उत्तर लिखना है, तो 50-50 शब्द सबके लिए रखना है। उस शब्द सीमा को ध्यान रखना है कि प्रश्न कितने खंडों में है और सब खंड को जो है हमको बैलेंस करके उत्तर लिखना चाहिए। और फिर जैसे मान लीजिए आप लोग संविधान पढ़ लिए, आप लोग जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से जो है कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत नैतिक मूल्य पढ़ लिए, आपने समांतर संविधान पढ़ा
तो संविधान में जो अनुच्छेद मूल अधिकार का आपने पढ़ा था, या डीपीएसपी तत्व पढ़ा था, या प्रस्तावना में कोई चीज पढ़ा था, तो उन सब चीजों का ला लाकर यहां पर प्रयोग करना है। वो सिर्फ संविधान में ही प्रयोग नहीं होगा, वो केस स्टडी में भी उस तरह का जो शब्द है, जो संवैधानिक शब्द है, उन संवैधानिक शब्दों का भी यहां पर प्रयोग करना है, या पारिभाषिक जो शब्द हैं उन पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई पारिभाषिक शब्द का मतलब, कि शुरू में तो नहीं होगा आपसे, लेकिन प्रयास करिएगा। पारिभाषिक शब्द का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है वो देखा जाए तो छुआछूत की समस्या है, तो वहीं पर अपना लाकर एक लाइन उसी में जोड़ लेना है कि अनुच्छेद 17 के तहत जो है मूल अधिकार में छुआछूत की मनाही की गई है। तो यह समस्या जो है संविधान की मूल भावना से भी असंगत है। तो हर जगह ये ध्यान रखिएगा कि लिखते समय थोड़ा सा यदि आप सचेत रहेंगे तो जो संविधान में जिन चीजों को पढ़ा गया है, संविधान के पहलुओं को जोड़ना, ऐसे ही पॉइंट लिखवा देता हूं 10-15 जो भी है। और संविधान के पहलुओं को जोड़ने का मतलब जैसे मूल कर्तव्य है, मान लीजिए इसमें जो है जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, या डीपीएसपी है, इस तरह के जो आपने पढ़ा है उस तरह के पहलू को लाकर यहां पर जोड़ना है। जैसे प्रस्तावना की बात है, उस प्रस्तावना की बात को लाकर कुछ लिख देना है। वही प्रस्तावना में जैसे मान लीजिए पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, प्रस्तावना में जो है समाजवाद शब्द की बात की गई है। अब मान लीजिए इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई समाज के संसाधनों का प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए, सामाजिक हित में होना चाहिए। अब कोई गांव में तालाब है, मान लीजिए उसी तालाब में पानी रहता है, अब वो तालाब किसी एक व्यक्ति का है। अब वो केस स्टडी में पूछता है कि भाई वो व्यक्ति जो है कहता है कि तालाब से पानी हम किसी को नहीं लेने देंगे क्योंकि तालाब हमारा है। तो तो ये लिख आएंगे ना, पहले बन जाइए कि पहले बनने से पहले ही सब हो जाएगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, ऐसे समझिए कि उसमें जो है जब लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि यदि कोई संपत्ति जो है वो देखा जाए तो एक ही संपत्ति है, तो ऐसे हिसाब में देखा जाए तो उसका सार्वजनिक प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इसलिए जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या संविधान में ये सब बातें हैं भी कि समाज के संसाधनों का प्रयोग सामान्य हित में किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है जैसे मान लीजिए कहीं पर एक दवा की दुकान है, आएगा सबके सिस्टम बना रखा हूं, कहीं पर एक जगह दवा की दुकान है और आसपास 10-15 किलोमीटर तक दवा की कोई दुकान नहीं है, 20 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है। अब वो दवा की दुकान किसी एक व्यक्ति का है, वो अपना दुकान अब बंद करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वह देखा जाए तो तुरंत नहीं बंद कर सकता, उसको नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी समस्या बताइए कि क्यों बंद कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि भाई हम विदेश जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। तो कोई बात नहीं, सरकार उस दुकान को ले लेती है या एक टेंडर निकालती है कि भाई ये दुकान कोई लेगा तो ये दुकान बेच रहे हैं। और यदि उस दुकान में मान लीजिए नीलामी लगाया गया, कुछ कम पैसा भी मिला, तो सरकार अलग से कुछ अनुदान देकर उस दुकान को चलवाती है। ये नियम है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए आप इस तरह से रचनात्मक क्षमता से लिखेंगे, अब आप लिखेंगे भाई दुकान वो बंद करके जाना चाहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये उस समस्या का समाधान नहीं है। इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो जैसे कुछ जो नियम है, जैसे आप लोग मान लीजिए सब ये सूचना का अधिकार पढ़े हैं। अब मैं तो थोड़ा सा मान के चलूंगा ना कि थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, उसे तो मैं बीच में बताता रहूंगा। पर्यावरण है, 1986 में जो कानून बनाया गया, या इसी प्रकार से मान लीजिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, तो थोड़ा बहुत इस तरह का जानकारी भी आपको होना चाहिए। महिला अधिकार क्या होता है, बालकों का क्या अधिकार है, बाल श्रम कानून क्या होता है। तो इस तरह से जो चीजें हैं, उस सामान्य जो पेपर पत्रिका में जो बातें निकलती हैं, उन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए और उन सब चीजों को भी ला ला कर लिखना है। तो जो सामान्य जो कानून है, सामान्य कानून आब्लिक नियम, सामान्य कानून आब्लिक नियम का प्रयोग करना, सामान्य कानून आब्लिक नियम का प्रयोग करना।
अब ज्यादा देखिए, एक सामान्य नियम ये बनाइएगा कि कोई भी केस स्टडी हम देंगे, एक बार पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगा। शुरू में आपको कम से कम न्यूनतम 2 बार उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, कोई तकनीकी चीज छूट जाएगा, हमको उस केस स्टडी का सार तत्व तो नहीं समझ में आएगा, मर्म नहीं समझ में आएगा, फिर हम कैसे उत्तर लिख पाएंगे? तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि केस स्टडी कम से कम 2 बार, क्योंकि एग्जाम में समय तो रहता नहीं कि आप 3 बार 4 बार पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी शुरुआती दौर में आप जो है कम से कम 2 बार तो मिनिमम एग्जाम में पढ़ ही दीजिएगा। एक बार थोड़ा सा गंभीरता से, एक बार सरसरी निगाह से, और उसमें जो है जैसे मान लीजिए कोई केस स्टडी ऐसे लिखा हुआ है, अब आपको लगता है कि ये बिंदु जो है वो देखा जाए, ये बिंदु ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बिंदु ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहां पर अंडरलाइन भी कर देना है, जिससे जब हम उत्तर लिखे तो उस पर हमारा ध्यान चला जाए। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि जब केस स्टडी हम लोग करें तो कम से कम जो है वह 2 बार अवश्य पढ़ा जाए, जिससे तकनीकी पक्ष का ज्ञान हो सके, जिससे तकनीकी पक्ष का ज्ञान हो सके। इसमें से कोई मध्य प्रदेश भी जा रहा है? जो लोग हैं वो तो बेचारे हमको बताया कि सर हम लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हम जाइए 2-4 दिन पढ़िए बैठ के। इसमें से कोई नहीं जा रहा पीटी देने मध्य प्रदेश? और जो यूपी में भी तो कोई परीक्षा है ना, हो गया, वो भी तो होने वाली संडे को है। हाँ, वो तो दूसरा परीक्षा है, वो क्या बोलते हैं जो संडे को परीक्षा होने वाला है, वो भी तो एक परीक्षा है ना। तो कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों से बता चुका हूं कि अब कोई भी परीक्षा होगा तो मैं सैटरडे संडे को परीक्षा होता है, सैटरडे को हमारे यहाँ टेस्ट होता ही है, तो सामान्यतः छुट्टी नहीं होगा भाई, क्योंकि बहुत छुट्टी हुआ है, कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। जिनका परीक्षा होगा 2-4 दिन छूट जाएगा तो दूसरे फोटो से करा लीजिएगा, ज्यादा होगा तो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ये सोल्यूशन निकाल दूंगा। 26 जनवरी नहीं, वो तो सब बंद रहता है, वो तो सब बंद रहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हो, वो तो सरकार का नियम है, उसके विरुद्ध कैसे हम लोग जाएंगे। 2 बार अवश्य उसको पढ़िए, तकनीकी पक्ष का ज्ञान हो सके। मिठाई तो खिला देंगे जब कहेंगे। अब जा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी समस्या रहता है तो उसमें 2 तरह का समाधान होता है। एक तो जो है तुरंत समाधान करना होता है, और एक होता है दीर्घकालिक पहलू। भाई कहीं पर मान लीजिए गए, जैसे कहीं पर ऐसे एग्जाम्पल बताता रहूं, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, गढ़ मुक्तेश्वर आप मीटिंग में जा रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट हो गया है तो आपको जो है वो तुरंत कुछ समाधान करके जाना है, चाहे आप जिस स्तर के अधिकारी हैं। ये आप कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो उस डिपार्टमेंट में नहीं हैं, हमसे क्या लेना देना, ऐसा नहीं। आप चूंकि जिले में अधिकारी हैं तो ऐसे दिशा में जो है इतना तो आपको सब पता ही है, थाने से लगाए जो है बाकी सब लोगों को भी पता है, और सामान्यतः जिले स्तर पर कोई अधिकारी है तो उसको सब लोग जानते भी हैं। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो एक तो त्वरित समस्या क्या है, तुरंत समाधान क्या करना है, और फिर उसके बाद दीर्घकालिक समाधान क्या है। तो यहां पर जो है वो देखा जाए तो त्वरित समाधान तथा दीर्घकालिक समाधान का पता लगाना, क्योंकि जो काम तुरंत करना चाहिए था वो काम आपने नहीं लिखा तो ये भी फॉल्ट हो जाएगा तुरंत। देखिए एक चीज महत्वपूर्ण है कि कोई भी जैसे घटनाक्रम का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस घटनाक्रम का हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो जो विश्लेषण करते हैं उस विश्लेषण में सामान्यतः जो है वो 4 बातें होती हैं। कोई भी विश्लेषण किया जाता है तो उसमें सामान्यतः 4 बातें अवश्य होती हैं। पहला चीज होता है कारण। जैसे कारण का मतलब होता है कि जो एनालिसिस है उसको बोलते हैं एनालाइज द फैक्ट ऑफ केस।
कि एनालाइज द फैक्ट ऑफ केस का मतलब कि वो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो केस में जो तथ्य है, जो जो कारण है, समस्या के कारण को पहचानना। समस्या के कारण को पहचानना का मतलब बाल विवाह कौन करता है? सामान्यतः जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जागरूक नहीं है, नहीं जानता है। मान लीजिए सब करिए कि बहुत ज्यादा जो है सामाजिक प्राणी नहीं है, वही तो ये सब काम करता है। भाई सामाजिक प्राणी कोई गलत काम सामान्यतः इससे नहीं करता है क्योंकि समाज क्या कहेगा, नैतिक दबाव भी रहता है। तो यहां पर जैसे समस्या के कारण को पहचानना, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 बात महत्वपूर्ण होता है। समस्या के कारण की पहचान, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है? कोई मान लीजिए घटना घटी तो आखिर क्यों घटना घटी? उसका कुछ मानसिक कारण होगा, कुछ सामाजिक कारण होगा, कुछ जो है उसका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। तो इस तरह से कारण की पहचान करेंगे तो ये भी आपको लिखने में मदद करेगा। और दूसरा चीज होता है कि जैसे कोई भी समस्या है तो उस समस्या से कौन कौन प्रभावित हो रहा है। भाई ये भी तो एनालिसिस करना है कि कोई समस्या है तो सिर्फ एक समस्या जो है 2 ही व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। मान लीजिए हमें कहते हैं कि गांव में 2-3 ऐसे व्यक्ति हैं जो अनैतिक कार्य करते हैं, ये बताइए ऐसी दिशा में दूसरा गांव वाला क्या सोचता है? इस गांव के सब वैसे ही हैं। जैसे समझिएगा बात को, इस गांव के सब वैसे ही हैं। तो देखिए बताइए कि पूरा गांव जो है वो देखा जाए तो प्रभावित होता है ना। मान लीजिए मुखर्जी में 1-2 टीचर मान लीजिए कोई अनैतिक कार्य करें तो सब टीचरों को माना जाता है कि मुखर्जी नगर में सब ऐसे ही है। तो ये बताइए कि ऐसे ही है, तो ये बताइए किया तो 2-3 व्यक्तियों ने और सब लोग जो है उसमें शामिल हो गए। तो हम लोग को हमेशा केस स्टडी में एनालिसिस करते समय ध्यान रखना है कि समस्या से प्रभावित व्यक्ति कौन कौन है, समस्या से सबसे प्रभावित व्यक्ति कौन है, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। समस्या से प्रभावित व्यक्ति, आप लिख समूह, और एक चीज ये होता है कि जैसे जब हम लोग केस स्टडी का एनालिसिस करते हैं तो ये करते हैं कि भाई केस स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, जब उसका उत्तर लिख रहे हैं, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं और हमारे पास क्या क्या अवसर है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। उसको बोलते हैं कि उसको कहा जाता है व्हाट आर दी कंस्ट्रक्ट एंड अपॉर्चुनिटी इन द केस, कि हम लोग के भीतर जो है देखा जाए तो क्या क्या जो है वह देखा जाए तो कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि क्या क्या बाधाएं हैं, और दूसरा चीज होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी मैं बताया कि यदि मान लीजिए बाल विवाह का केस स्टडी आ गया तो अभी मैं आपको 4-5 लाइन जो बताया हूं वो एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा। अभी लिखता हूं इसको, इतना अच्छा से आपने लिखा, सब तरह का जितना भी सामाजिक संचार माध्यम, पेपर, जागरूक करना, कानूनी प्रक्रिया, इतना अच्छा से आपने लिखा कि एग्जामिनर 20 नंबर में आपको 12-14 नंबर दिया। तो देखिए वही केस स्टडी है, तो थोड़ा सा यदि आप सोचेंगे तो बहुत सारा उसमें अवसर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा चीज है, बहुत सारी बाधाएं हैं। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि पेपर रोजाना पढ़ना चाहिए। देखिए आप कहीं भी पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि पेपर रोजाना पढ़ा करिए। पेपर रोजाना 1 घंटा कम से कम नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। कोई भी दैनिक जागरण पढ़िए, चाहे हिंदू पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िए, जो आप पढ़ सकते हैं। दूसरे को देख कर मत किया करिए कि आपके बगल वाले कमरा वाला हिंदू पढ़ रहा है तो आप भी हिंदू पेपर मंगा लिए, अब पूरे दिन डिक्शनरी लेकर मिला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोपहर 2-3 यही बजा दिए, कोई फायदा थोड़ी ना है। इंग्लिश क्वालिफाई होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश क्वालिफाई होता है तो उसके लिए कोई हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो सामान्य सा होता है, क्योंकि यह है कि मान लीजिए आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो महीने 2 महीने कहीं कोचिंग कर लीजिएगा, उसमें कौन सी बात है।
तो हमें कहते हैं अब उसके लिए आप हिंदू पेपर कोई आवश्यकता नहीं है भाई, आपको खबर जानना है ना, तो दैनिक जागरण से भी जान सकते हैं, हिंदुस्तान से भी जान सकते हैं, राजस्थान पत्रिका से भी जान सकते हैं। पेपर थोड़ा राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। जैसे राजस्थान पत्रिका बहुत अच्छा लिखता है, कभी आप पढ़िएगा। कोई पढ़ता है इसमें? राजस्थान पत्रिका आप लोग नहीं पढ़ते, मैं तो पढ़ता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत लाभदायक रहता है। उसका जो संपादकीय लेख है, दैनिक जागरण का संपादकीय लेख पढ़ते हैं, देखिए कितना अच्छा लिखा रहता है, और उसमें बड़े विद्वान व्यक्ति लोग हैं, वो भी लोग भी लिखते हैं। तो कोई पेपर नियमित रूप से पढ़िए, जिससे घटनाओं का एक पता भी चल सके, घटनाओं में जो विकास होता है वो भी हम लोग को पता चल सके। तो इसमें तीसरा पहलू होता है कि केस स्टडी में बाधाएं और अवसर। केस स्टडी में बाधाएं तथा अवसर। चौथा चीज होता है कि प्रोवाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब कि जो है ये प्रोवाइड करना कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। जैसे मान लीजिए जीवन में बहुत सारा विकल्प होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एकमात्र विकल्प आईएएस पीसीएस बनना है। देखिए कितने लोग होते हैं, नेट जीआरएफ भी होते हैं, नेट जीआरएफ हैं तो कहीं टीचिंग का भी जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए उसको दूसरे विकल्प पे रखे हुए हैं। मान लीजिए सब करिए हम भी पॉलिटिकल साइंस से जीआरएफ हैं, तो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस जीआरएफ है तो हम भी एक विकल्प बना के रखे थे ना, कि नहीं कहीं कुछ हुआ तो कोई बात नहीं। मान लीजिए सब करिए सब फर्स्ट डिवीजन है, बढ़िया है, अपना अच्छा से पढ़ाई लिखाई हुआ है, कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देंगे तो हो जाएगा। राजस्थान कॉलेज मान लीजिए जो आपके है, वहां मेरा हुआ भी, मैं गया ऐसे ही इंटरव्यू देने, हमको चले देख तो लें कि कहीं कुछ हो रहा है कि वैसे ही। तो गया इंटरव्यू देने के लिए, वो लोग फिर अपना कुछ संविधान पर प्रश्न पूछे, उसमें मैं पढ़ा भी रहा था। मान लीजिए संविधान से प्रश्न पूछे, कुछ मार्क्स वाद पूछे, फिर बोले कि आप हम लोग को आधा घंटा पढ़ाना पड़ता है ना वहाँ। तो 4-5 लोग बैठे, बोले कि हमको ये टॉपिक का पढ़ाई, हम कभी पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए सब वो करिए, उनको बताया संविधान में अपना जो भी है अपना सहकारी संघवाद और तमाम वो लोग खूब प्रश्न पूछे, बताया, बोले कोई बात नहीं। शाम को रिजल्ट आया तो देखा कि मेरा भी नाम था, लोग बोले कि भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं दूसरे दिन गया, हम बोल के देखिए मैं नौकरी करता हूँ, और जो है मैं तो आया था इसलिए कि हमारे अंदर कुछ ज्ञान योग्यता है या नहीं। तो आप जो है नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हमारी शुभकामना। मैं तो इसी तरह चला आया था कि भाई इंटरव्यू दे के देखें कि जीवन में हमारे पास जो दूसरा विकल्प था वो सही था कि गलत था, हम कुछ प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं। तो मान लीजिए सब वो करिए, बीच बीच में व्यक्ति देता रहता है ना कि भाई विकल्प हमारा सही है कि नहीं। तो मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पर विकल्प बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, तो उस विकल्प को आप जो है क्रम में लगाइएगा कि कौन सा काम पहले करना है। जैसे अभी मैं बताया कि आप मान लीजिए जा रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर जो है मीटिंग में, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो पहले मीटिंग करेंगे कि रास्ते का समस्या का समाधान करेंगे। समस्या का समाधान पहले होगा, बाद में मीटिंग आधे घंटे बाद हो जाएगा। पढ़ा दीजिए। तो आप देखते हैं कि जैसे मैं बताया कि सबसे पहला वहां पर मान लीजिए, अब उसमें भी प्राथमिकता है कि हम समस्या का समाधान करेंगे। अब जरा से बताइए उसमें सबसे पहला काम क्या होगा। आप मान लीजिए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, बस ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया है, लोग जख्मी हो गए हैं, लोग तमाशा बैठ के देख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है गांव में, 100 लोग इकट्ठा होकर तमाशा देखते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है भाई साहब थोड़ा सा और। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कोई, देखते तो आजकल क्या होता है, कोई नदी में डूब रहा है तो हम लोग जो है वो देखा जाए तो उसकी सहायता नहीं करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब डूब रहा है, बस 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 रुकिए, पूरा वीडियो बनने ही वाला है, अब डूब गया। जितना 4 लोग बैठ के वीडियो बना रहे थे, वो मान लीजिए 4 लोग चाहते तो उसको बचा लेते, कुछ रस्सी फेंक देते, कुछ तो कुछ उपाय सोचते, तो वीडियो बाद में बना लेते, एक रस्सी डाल के बोल देते भाई साहब जिस तरह से डूब रहे थे उससे दोबारा डूब, एक वीडियो बना दूं। तो मान लीजिए हमें कहते कि सबसे पहला काम, पहली प्राथमिकता क्या है, दूसरी प्राथमिकता क्या है, उसके बाद क्या है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि शुरू में क्या होगा कि आपको लिखना ही पड़ेगा और कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कोई विकल्प लिख देंगे तो बाद में याद आएगा कि अरे हमको ये वाला पहले लिखना चाहिए था, ये तो बात बाद में भी हम लिख सकते थे।
तो उसमें क्या हुआ कि क्रम लगा लीजिएगा, 1 2 3 4 के हम ऐसे ऐसे इस क्रम में चीजों को लिखेंगे। तो यहां पर चौथा बात यही होता है कि विकल्प को क्रम से लगाना, विकल्प को क्रम से लगाना तथा सर्वोत्तम विकल्प की पहचान करना, तथा सर्वोत्तम विकल्प की पहचान करना, सर्वोत्तम विकल्प की पहचान करना, विकल्प को क्रम से लगाना तथा सर्वोत्तम विकल्प की पहचान करना। इसको यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि मैं जो है कराऊंगा तो उसमें ज्यादा अच्छा तरीके से भी बताऊंगा। क्योंकि सिर्फ देखिए, मैं बताया कि इसका थ्योरी केस स्टडी का बहुत सारा होता है, 50 पेज में लिखवा भी दिया, दूसरे बुकलेट में भी जो है 10-20 पेज लिखा हुआ है, जो इसका 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये केस स्टडी 1 नंबर है, वॉल्यूम 1 है, इसका एक वॉल्यूम 2 भी है। तो वॉल्यूम 2 है तो उसमें भी कुछ लिखा है, एक बार इसको पढ़िएगा, इसका केस स्टडी निकालिए, वहीं से शुरू किया जाए, क्योंकि वो मामला ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सामान्य चीज है तो इसमें जटिल चीज तो कुछ हमको बताना नहीं है। जब जटिल शुरू करेंगे तो फिर बताएंगे, लिखवाएंगे। और एक कॉपी आप लोग बना लिए ना, बस एक कॉपी बना लीजिए, उसी कॉपी में केस स्टडी चलता रहेगा। उसमें चलिए निकालिए पीछे 1 नंबर, मोबाइल बंद करिए, चलिए निकालिए 1 नंबर। अब इसमें जो है वो देखा जाए तो 1 नंबर में ही पढ़ता हूं, चलिए। हाँ पढ़िए, कोई व्यक्ति पढ़िए, हाँ 1 नंबर पढ़िए। जो व्यक्ति खूब अच्छा से पढ़े, अपना सबको सुनाई दे, पढ़िए। हाँ ठीक है। अब इसमें जो है वो देखा जाए तो जिसमें बताया कि एक बार मैं भी पढ़ता हूं, अभी चूंकि शुरुआत है तो एक बार मैं भी पढ़ूंगा। वैसे तो हम लोग एक बार पढ़ने से भी काम चलेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो प्रोसेस है। आप एक शहर में आजीविका के लिए नौकरी करते हैं, आपकी मासिक आय 20,000 रुपये है, जिसमें बड़ी कठिनाई के साथ आप अपनी पत्नी के साथ गुजारा करते हैं, क्योंकि इन्हीं पैसों में से कुछ पैसे आप मासिक तौर पर अपने घर भी भेजते हैं। परिवार में एकमात्र कमाने वाले आप ही हैं। आपकी नौकरी दैनंदिन रूप से जारी है, मतलब दिन प्रतिदिन जारी है। आपकी पत्नी भी बेहद कम रूपों में घर का खर्च चलाने में माहिर है। इसी बीच आपको फोन के माध्यम से जानकारी मिलती है कि आपके पिता की तबीयत खराब है। नौकरी पर एक दिन भी न जाने से वेतन में उतनी राशि काट ली जाएगी। आपके पास काम का बोझ भी इतना है कि आप घर जाने में अक्षम हैं। ऐसी स्थिति में आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का अनुसरण करेंगे? अपने चुने हुए विकल्प के गुण दोष के आधार पर व्याख्या करें। अब मैं बताया था अभी कि केस स्टडी पढ़ने के बाद तीनों प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि तभी तो हम लोग पता चलेगा कि किस में क्या क्या लिखना है, नहीं तो फिर एक वाले में ही सबका लिखा जाएगा। पहला है, आवश्यक मात्रा में पैसे भेजने और उचित डॉक्टर से दिखाने की सलाह देकर आप काम के अत्यधिक बोझ होने की बात करते हुए घर नहीं जाएंगे। नहीं, गलत तो सही नहीं है, उतना तो पता चल ही रहा है कि गलत है सही है, पहले पढ़ने दीजिए। तो तभी तो बताया कि एकदम सिंपल केस स्टडी। इतना सिंपल आएगा नहीं, लेकिन पीसीएस में एक आता है, ऐसे पीसीएस में एक आ जाता है सिंपल, लेकिन कम से कम 35-40 केस स्टडी आपको ऐसे ही मिलेगा। ये तो एकदम बेसिक लेवल का, मतलब इससे अब नीचे जाकर केस स्टडी नहीं बन सकता है।
क्योंकि आपका मन पहले लगे ना, एक बार मन लग जाएगा तब तो मैं सब सिखा दूंगा आपको। एक बार पहले मन तो लगे कि वो केस स्टडी कैसे होता है। जो लोग मान लीजिए अभी केस स्टडी जैसे इथिक्स बहुत सारे लोग पढ़ लिया होगा कोचिंग, उनको कोई सा केस स्टडी बोल देंगे भाई साहब 250 वर्ड जो है 20 मिनट पे लिख के हमको जैसा दे दीजिए, नहीं लिख पाएंगे। बता देंगे आपको, लिख नहीं सकते। तो एग्जाम में लिखना है ना। दूसरा है अपने दोस्त या किसी संबंधी से पिताजी को अस्पताल पहुंचाने एवं पैसे भेजने के लिए कहेंगे और जैसे ही काम का बोझ कम होगा घर के लिए रवाना होंगे। तीसरा प्रश्न, पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराने जरूरी मात्रा में पैसे भेजने की बात करते हुए आप फौरन कोई गाड़ी पकड़ेंगे ताकि समय पर घर पहुंच सके। ठीक है, अब यहां पर देखिए समस्या का केंद्र बिंदु जो है नैतिक मूल्य है। अब इस प्रश्न में लिखते समय नैतिक जो मूल्य है, जो नैतिकता है, पारिवारिक जो मूल्य है, संस्कार है, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहां पर केस स्टडी में लिखा है कि फोन से जानकारी मिलता है कि आपके पिता की तबीयत अधिक खराब है। अब मान लीजिए यहां पर मैं केस स्टडी करता तो तुरंत जो पहले जो है अधिक खराब है उस पर मैं ध्यान देता। जैसे मान लीजिए सामान्य रूप से तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, मान लीजिए कुछ ऐसे लिख देता, तब मामला दूसरा होता है। अधिक खराब है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। तो गंभीर मसला है तो फिर वो जो है उसका केस स्टडी जो है देखा जाए तो गंभीरता से ही आपको जो है वो करना है। इसका केस स्टडी जो है गंभीरता से ही करना है। अब देखिए, अब पहले जैसे मैं अभी बताया था कि सबसे पहला आप काम करिए कि तीनों प्रश्नों को पढ़ लिए। अब जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न का जो है, यहां पेंसिल रखा था हमारा, जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न का जो है वो देखा जाए तो जो भी उत्तर लिख रहे हैं या जो मतलब कि जो तो उत्तर दे दिया है। अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि कितना सही है कितना गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। हाँ, तो हम लोग को इसका व्याख्या पर बल देना है। तो व्याख्या पर बल देना है तो बताइए। अब यहां पर देखिए 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है कि घर कितनी दूर है, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा ना कि घर कितनी दूर है। ये बताइए, घर यदि 30-40 किलोमीटर होता तो ट्रेन से आके नौकरी कर लेता। 20,000 रुपया नौकरी करने के लिए किराए पर रह के नौकरी नहीं करता। सोनीपत से लोग आते हैं, 40-50 हजार रुपये की नौकरी करते हैं, शाम को जो देखिए ट्रेन पकड़कर सोनीपत पहुंच जाते हैं। सही बात है भाई। यहाँ पर रूम लेंगे 10,000 रुपये का, परिवार रखें, उससे अच्छा गांव वहां पर है, सब सुविधा है ही है। गांव भी देख लिए, नौकरी भी कर लिए और उनका जो है भोजन वोजन भी अच्छा से मिल गया। इसका मतलब कि घर दूर है। देखिए, अब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा तब तो लिखाएगा कि घर दूर है, घर नजदीक नहीं है। क्योंकि ये जो बार बार उत्तर में लिख रहा है कि जो है वो देखा जाए तो जाने पर पैसा कटेगा, इसका मतलब जाकर उसी दिन आप वापस नहीं आ पाएंगे। 1 घंटे में ऐसे सोचिए कि यदि मान लीजिए हमें कहते हैं 50 किलोमीटर घर रहता है और 10 बजे से मान लीजिए हमारी क्लास 9 बजे है, मान लीजिए हमको 9:15 बजे पढ़ाना है, तो बताइए 50 किलोमीटर पर हमारा घर है तो हम सुबह भोर में 4 बजे उठकर पिताजी को जाएंगे, देख हो लेंगे, डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में भी सुबह 7 बजे ले आके पहुंचा देंगे, इलाज उलाज को लगाकर और आके मैं क्लास भी ले लूंगा और फिर क्लास वास लेकर फिर शाम को पहुंच जाऊंगा। ये तो संभावना है ना। लेकिन मान लीजिए यदि 1000 किलोमीटर दूर घर है तो ये तो संभावना खत्म हो गया। तो आपको पहले उसका एनालिसिस कर लेना है, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे, अभी बोला हूं कि समस्या के कारण की पहचान कर लेना है, समस्या कितनी गंभीर है उसको जान लेना है, थोड़ा विकल्प को भी समझ लेना है, उसके बाद लिखना है। ये नहीं कि तुरंत लिखना ही शुरू कर दिए, क्यों लिखेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, अब एक एक काम मैं बताता हूं। अब मैं भी कुछ लिखवाऊंगा आप लोगों को। मैं बताया कि लगभग 70-80 केस स्टडी, वैसे तो मैं 100 के आसपास टारगेट रखता हूं कि 100 मैं लिखवा दूं, लेकिन 70-80 तो कम से कम लिखवा ही देता हूं। और आप लोग भी टारगेट रखिएगा कि कम से कम 100 आप भी लिखिए। इसी कॉपी में मैं भी लिखवाऊंगा, इसी कॉपी में आप भी लिखते रहिएगा। तो जैसे पहला है कि आवश्यक मात्रा में पैसे भेजने और उचित डॉक्टर से दिखाने की सलाह देकर आप काम के बोझ होने की बात करते हुए घर
घर नहीं जाएंगे, तो बताइए पिताजी को उचित डॉक्टर से दिखाना और पैसा भेजना, यहां तक तो बात एकदम ठीक है। भाई उचित डॉक्टर से दिखाना और पैसा भेजना, ये तो एकदम सकारात्मक मूल्य है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इसमें यह कह रहा है कि आप काम के अत्यधिक बोझ की बात करते हुए घर नहीं जाएंगे, तो बताइए आप पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है और आप जो है अपने कार्य को जो है को देखा जाए तो ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। तो ये चीज जो है एक प्रकार से कहा जाए तो अनैतिक बात है। ये पहलू नैतिकता का पतन है। हमें कहते हैं चाहे पिताजी कुछ भी किए हों आपके साथ, कितने लोग ये भी बोलते हैं मान लीजिए पिताजी हमारे लिए कुछ नहीं किए, कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे मान लीजिए। लेकिन ये बताइए कि आप नहीं पिता का सम्मान करेंगे तो कौन करेगा? आपसे भी तो कुछ गलती हुआ, तो पिताजी से भी 2-3 गलती हो गया तो कौन सा आफत आ गया? आप भी तो जीवन में 2-4 गलती किए हैं, चाहे आगे भविष्य में हो सकता है, तो कोई बात नहीं, उन सब चीजों को ध्यान नहीं रखना है। पिताजी को सोचकर हमको सोचना है कि भाई तबीयत ज्यादा खराब है, तो ऐसे समय सोचिए कि मान लीजिए पिताजी ने कम से कम हमारा लालन पालन किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें जो है इस लायक बनाया, तो आप जो है उस पिता की तुलना जो है अपने काम से नहीं करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसमें समय निकाल कर, जैसे अभी आप लोगों का छुट्टी हुआ था ना 8-9 दिन महाबंद, तो मान लीजिए महाबंद जो 8-9 दिन हम लोग का क्लास बंद हुआ था, तो मान लीजिए उसमें मैं पिताजी को ऐसे में फोन किया, हम बोले क्या रे क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? हमारे यहाँ तो 8-10 दिन छुट्टी है, तो कहाँ पर आप हैं ये बताइए। उसी में मैं टाइम निकाल कर जो है 2 दिन गाँव भी हो आया, 2 दिन गाँव हो आया। जबकि वो बोले क्या रे आने की क्या जरूरत है, बहुत ठंडा पड़ रहा है। हमको ठंडा से आने का क्या लेना देना, ठंडा में ठंडा ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हम कहते हैं आते हैं मिल लेते हैं, थोड़ा हाल चाल पूछ लें, तो मान लीजिए उसी बहाने हमको भी अच्छा लगा। घर पे बैठ के क्या करते, जब क्लास सही नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा काम तो था नहीं, तो मान लीजिए हमें कहते हैं अब भाई कोई काम कर रहा है, अब फ्री है, तो यहाँ पर काम छोड़ के जाना है, तो काम छोड़ के जाना है, लेकिन पिताजी की ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं घर अवश्य जाना चाहिए। यदि मान लीजिए हमें कहते हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी से भी तो जाकर मिल सकता है कि साहब ऐसा ऐसा बात है, पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है और आप ही बताइए सर क्या करें। हमारी इच्छा तो यही कि मैं चला जाता, पिताजी को हॉस्पिटल में दिखा देता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका, अब मान लीजिए ये जो परिस्थिति लिख रहा है उसमें पिताजी का उम्र 60 साल से तो कम नहीं होगा ना, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पिताजी 60 साल से ज़्यादा ही होंगे, ये भी अनुमान लगा लेना है। तो ऐसे समय जो है वो देखा जाए तो ज़्यादा तबीयत खराब है, कोई बात हो जाए तो जीवन भर के लिए कष्ट होगा। इसके लिए सर जैसा भी आप आदेश निर्देश करें, अधिकारी से आप एक रिक्वेस्ट कर सकते थे। ये भी तो हो सकता है कि आप जो है वो देखा जाए तो अधिकारी से कहते, तो अधिकारी जो है मानवीय आधार पर तुरंत कह भी देता है कि कोई बात नहीं आप जाइए, 1-2 दिन की कोई बात नहीं होता है, बाद में एडजस्ट करा लेंगे, ओवर टाइम काम कर लीजिएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अधिकारी से बात करने से पहले या विचार करने से पहले आपने ये सोच दिया अत्यधिक काम का बोझ होने की बात करते हुए घर नहीं जाएंगे, ये बात जो आप कह रहे हैं, कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, इस विकल्प का अनुसरण हम नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस विकल्प में 2 तरह की समस्या है। एक तो पहली समस्या है पारिवारिक जो मूल्य है, जो संस्कार है, वो आपका कमजोर है। क्योंकि देखिए माता पिता भाई बहन मरना जीना, किसी के शादी होता है तो व्यक्ति नहीं जाता है, लेकिन कोई दुख आता है तो अवश्य जाता है। समझदार व्यक्ति, शादी ब्याह होगा, मान लीजिए लड़के की शादी है नहीं पहुंच पाया तो ज्यादा कष्ट उसको नहीं होता है, पहुंच गया तो ठीक, नहीं भी पहुंच पाया तो फोन करके बोल दिया कोई बात नहीं भाई साहब आऊंगा मिल लूंगा। लेकिन उस व्यक्ति के यहाँ यदि किसी का डेथ हो गया तो देखिए जरूर जाता है, बिना पूछे बिना कहे जाएगा, कोई बहाना नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर दुख की बात है, इसलिए जो है उसको प्राथमिकता देना चाहिए, घर का बात है इसलिए प्राथमिकता देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ी को भी तो नकारात्मक सोच दे रहा है, उसका भी तबीयत खराब होगा तो उसका भी बच्चा नहीं आएगा। तो पारिवारिक जो अंतर संबंध है,
पारिवारिक जो लगाव है, रक्त संबंध के आधार पर जो लगाव होता है, उस लगाव से जो है पृथक भावना जो है प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखिए, इस साइड का जगह छोड़ना पड़ेगा, सिखाया था। ये इस साइड में ये केस स्टडी क्या करिएगा कि इसका 10-20 पेज जो है और फोटो स्टेट करा लीजिएगा। इसको काट कर सिंगल पेज पे कराइएगा, और सिंगल पेज पे काट के इसको काट करके इस स्टडी को नंबर 1 इधर चिपका दीजिएगा, इस साइड में लिखिएगा। नहीं समझ में आया बात? ये एक तरह से नोट्स बन रहा है ना, तो आगे रिवीजन के लिए अब केस स्टडी 2-4 बार कोचिंग करेंगे क्या? एक बार हो गया बस, एक बार पढ़ लिए बस। आगे मान लीजिए आगे का पीढ़ी जो है, छोटा भाई कोई होगा, वो केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, तो इसी से वो भी समझ लेगा ना। इधर का जगह छोड़िए, उसको चिपकाइएगा और जो है इधर लिखिए नंबर 1, उसका उत्तर लिखिए। अरे यहां का कराना है, ये वाला 10-5 पेज करा लीजिएगा बस, सिंगल पेज पर चिपकाने के लिए। सिंगल पेज पर इसका करा लीजिएगा फोटो स्टेट। इसमें से काटेंगे ना तो इधर का कट जाएगा ना, समझ गए ना? लिखिए, केस स्टडी के अध्ययन से पता चलता है कि केस स्टडी के अध्ययन से पता चलता है कि केस स्टडी के अध्ययन से पता चलता है कि घर काफी दूर है, घर काफी दूर है और पिताजी की तबीयत अत्यधिक खराब है। पिताजी की तबीयत अत्यधिक खराब है। अत्यधिक खराब है। अतः पिताजी को उचित डॉक्टर से दिखाने तथा पैसे भेजने उचित डॉक्टर से दिखाने तथा पैसे भेजने की बात उचित है, उचित / नैतिक है, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने पर भी अपने कार्य को वरीयता देना, तबीयत खराब होने पर भी अपने कार्य को वरीयता देना तबीयत खराब होने पर भी अपने कार्य को वरीयता देना नैतिक पतन को दर्शाता है। नैतिक पतन को दर्शाता है। व्यक्ति भूल जाता है कि पिता की मेहनत एवं संस्कार से ही वह इस स्तर तक पहुंचा है। मेहनत संस्कार से ही इस स्तर तक पहुंचा है और उस पिता की तुलना काम से कर रहा है। उचित यह होता कि काम से कर रहा है
हाँ, पिता की तुलना कार्य से कर रहा है, काम से कर रहा है। उचित होता कि अपने उच्च अधिकारी, उचित होता कि वह अपने उच्च अधिकारी आब्लिक प्रबंधक से बात करता, तो वह कोई विकल्प अवश्य निकालता। घर जाने को प्राथमिकता देता। लेकिन पहले ही प्राथमिकता को बता देना, पहले ही प्राथमिकता की बात करना और कार्य को अधिक महत्व देना उचित विकल्प की श्रेणी में नहीं आता। उचित विकल्प की श्रेणी में नहीं आता। देखिए, जैसे मैं लिखवाया, ये मान लीजिए 50-60 शब्द होगा, ठीक, 100 हो गया, 250 शब्द में लिखना है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं तो सिखा ही रहा हूं आपको। ऐसे लिखे। अब इसमें मान लीजिए और भी ज्यादा लिखना हो तो क्या करेंगे, उसका भी तरीका बता देता हूं। और ज्यादा लिखना है तो अभी जब आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो बीच बीच में मैं कहानी वानी सुनाता रहता हूं कि संस्कार, नैतिकता, पारिवारिक चीजें, ये सभी तो जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में केवल पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, जीवन में सब संबंधों को लेकर चला जाता है। बच्चा है, देखिए, एक टॉफी से भी खुश हो जाता है, तो शाम को गार्जियन उसके लिए एक टॉफी भी लेके जाता है। भाई, शाम को गार्जियन उसके लिए एक टॉफी भी तो लेके जाता है। वो 5 रुपए का वो नहीं, दूध वाला पैकेट आता है एवरीडे वाला, तो मान लीजिए दूध वाला एक पैकेट आता है ना, तो हमारी मान लीजिए बिटिया है तो उसको वो पसंद है, तो मैं शाम को जाता हूं तो मैं खैर 4-5 पैकेट खरीद के रख लेता हूं गाड़ी में, उसी में से एक रोज लेके जाता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता है, तो मैं जाते समय एक उसमें से निकाल लेता हूं, और जब पहुंचूंगा पापा लाए, हम बोले हाँ बेटा लाए, तो वही तो काम करने गया था। तो मान लीजिए हमें कहते हैं एक उसमें से निकाल के उसको दे दिया, तो हमें कहते हैं उससे कोई, देखिए, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उस बच्चे को उससे ही खुशी मिल रही है। तो हम कहते हैं उसको 50 रुपए का सामान खरीदेंगे तो खुशी नहीं मिल रही है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि परिवार का जो संस्कार है, परिवार में जो अंतर संबद्धता है, पिताई से जो लगाव है, ये सब चीजें भी जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, मित्र, दोस्त, सबको साथ लेकर चलना, यही संतुलित जीवन है, यही समावेशन है। और भी लिखना होगा तो इसमें कारण लिख सकते हैं, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कारण भी लिखा जा सकता है। एग्जाम में जरूरत पड़ेगा एकदम लिख दीजिएगा खुलकर। देखिए, उसका और भी विकल्प बताता हूं। जैसे दूसरा वाला उत्तर जब लिख रहे हैं, अब पहले वाले में कुछ छूट गया, जैसे कारण नहीं लिखे, तो उसको दूसरे वाले में भी लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जोड़ने ओड़ने का कला आना चाहिए। अभी मैं लिखवा के बताऊंगा। अब देखिए, मैं बताया ना, देखिए मैं आप लोगों को एथिक्स पढ़ाता हूं, कोई मैं एथिक्स का कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं, अब कोई उतना महान टीचर हूं नहीं, लेकिन कोई भी बच्चा लोग जो पढ़ा हुआ है, कोई मार्कशीट लाके दिखा दे कि हमको 110 105 से कम मिला है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। वो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अपना मार्कशीट लाके
यूपी में मान लीजिए जो लोग पढ़ के गए थे, अभी देखिएगा उनको खुद ही आश्चर्य होगा कि नंबर क्यों मिला। कारण वही, क्योंकि मैं लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, सब समझा दूंगा, जाके लिख के चले आइएगा, इतना ही तो काम है। नंबर उतना मिल जाए, किसी को 100 से कम थोड़ा मिलता है। बस यही शर्त है कि टेस्ट तो देते रहिएगा, जिससे हम देख लें कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। इतना ही काम है, इससे ज्यादा कोई मेहनत की काम नहीं है। घर पे पढ़िए चाहे मत पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई गहन अध्ययन करने में किताब तक जरूरत नहीं है। जो पता लगे मार्केट से मोटा मोटा एथिक्स का किताब लेकर गहन अध्ययन चल रहा है, कुछ मत करिए, कोई जरूरत नहीं, मैं सब लिखवा दूंगा। अब जा देखिए दूसरा वाला, अपने दोस्त या किसी संबंधी से पिताजी को अस्पताल पहुंचाने पैसे भेजने के लिए कहेंगे और जैसे ही काम का बोझ कम होगा घर के लिए रवाना होंगे। ये बताइए कि यहां पर अपने दोस्त और किसी संबंधी से पिताजी को अस्पताल पहुंचाने आप पैसे भेजने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छा बात है। लेकिन यहां पर यहां तक तो ठीक कह रहा है कि भाई सामान्यतः क्या होता है कि गांव देहात छोटे कस्बे किसी पर हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो 150 मित्र दोस्त होते हैं। भाई मित्र दोस्त होते ही हैं, किसी को फोन करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तुरंत हॉस्पिटल लेके चला जाएगा, अच्छा मित्र है तो। लेकिन अब समस्या ये है कि पिताजी को अस्पताल पहुंचाना और फिर उसमें लिख रहा है कि जैसे ही काम का बोझ कम होगा हम घर के लिए रवाना होंगे। इसका मतलब 2, 4, 5 दिन 10 दिन बाद मैं आऊंगा। तो जरा सही सोचिए, एक तरफ जो अभी मैं बताया कि पारिवारिक जो नैतिकता है, अंतर संबद्धता है, उससे मेल नहीं खाता है, उससे मेल नहीं खाता है। और दूसरी तरफ जो है, जो मित्र को आपने कहा है कि तुम अस्पताल लेके जाना, तो अस्पताल लेके चला जाएगा। लेकिन ये बताइए कि मित्र के मन में तो ये बात आएगा ना कि इसके पिता की तबीयत खराब है, हमसे कह रहा है कि अस्पताल लेके चले जाओ, 10-5 दिन के बाद मैं आऊंगा। तो हमारा जो मैं काम कर रहा हूं तो उस काम की प्राथमिकता नहीं है, और अपने 20,000 की नौकरी कर रहा है तो उसको ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। उसके मन में नकारात्मक भाव आएगा ना कि बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, अपने कह रहा है कि हमारा नौकरी जो है ऐसा है कि रोज का पैसा कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, और तुम 10 दिन हॉस्पिटल में देख लेना। अरे ये कहता है कि तुम पिताजी को अस्पताल ले आके पहुंचाओ, अब मैं तुरंत ट्रेन पर बैठ रहा हूं या अभी मैं आ रहा हूं, जो भी साधन है, जितना देर अभी से हमको लगेगा आने में, बस उतना ही तुम्हारा ड्यूटी है, उसके बाद मैं आऊंगा तो संभाल लूंगा, किसी तरह से एडजस्ट कर लो। तो देखिए अब तो मजबूरी है उस मित्र की, वो कहता ठीक है मैं चलो यार 10-12 घंटा में देखता हूं, मैं एडजस्ट करता हूं, तब तक तो तुम आ ही जाओगे। यहां तक तो ठीक था ना। लेकिन ये कह रहा है कि आप जो देखते रहिएगा, अब मैं जब कार्य से फ्री होऊंगा तब मैं आऊंगा। ये भी तो गलत हो गया ना मामला। लिखिए, अपने दोस्त या किसी संबंधी से, अपने दोस्त या किसी संबंधी से पिताजी को अस्पताल पहुंचाने, पिताजी को अस्पताल पहुंचाने पिताजी को अस्पताल पहुंचाने की बात तर्कसंगत है, तर्कसंगत है। लेकिन जब यह कहता है कि काम का बोझ कम होने पर घर रवाना होगा, ऐसा पारिवारिक संस्कार और मानवीयता से मेल नहीं खाता, ऐसा पारिवारिक संस्कार तथा मानवीयता से मेल नहीं खाता। मित्र आबलिक संबंधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मित्र आबलिक संबंधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मित्र आब्लिक संबंधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वह सोचेंगे कि आप स्वार्थी हैं, आप सोचेंगे कि आप स्वार्थी हैं, आपके पास पिता के लिए समय नहीं है, आपके पास पिता के लिए समय नहीं है, बहाना भी बना सकते हैं। इस तरह इस विकल्प में एक पक्ष उचित है, एक पक्ष उचित है, जो शुरू वाला है, एक पक्ष उचित है, लेकिन काम के बोझ कम होने पर घर आने की बात करना, घर आने की बात करना मानवीय मूल्य तथा नैतिकता से मेल नहीं खाता है। ऐसे लिखा जाएगा, उसी में से लिखना होता है, बस अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि जब तक अभ्यास करेंगे नहीं आपसे लिखाएगा नहीं। 2-3 लाइन लिखने के बाद सोचेंगे अब क्या लिखें, फिर उसी को तो लिखेंगे नहीं बात, और लिखे रहेंगे तो बस वो लिखा जाएगा, उसमें जोड़ घटा के लिखा जाएगा। इसीलिए लिखवा रहा हूं, केस स्टडी कोई आपको बोल बोल के नहीं लिखवाएगा, लेकिन मैं बोल बोल के लिखवाता हूं, क्योंकि पहले लिखवाऊंगा तो आपको प्रेरणा आएगा। सिर्फ बात करने से क्या होगा कि इसमें वो लिख दीजिएगा, इसमें ये लिख दीजिएगा, इतना जानकारी बच्चा लोगों को कहाँ है। जब आप बन जाएंगे तब आपसे मैं सलाह ले लूंगा कि ये समस्या आया हुआ है, अब बताइए क्या करना चाहिए। अभी तो आपको सिखाऊंगा। देखिए, मान लीजिए कोई समस्या आता है तो हमारे भी जो स्टूडेंट हैं, चाहे मान लीजिए इस तरह से जो IAS अधिकारी हैं, बड़े पोस्टों पर हैं, उनको भी मैं फोन करके पूछ लेता हूं कि यार फला समस्या है, तुम सोच के बताना सुबह हमको क्या करूं इसमें। बोले अरे सर आप तो खुद ही सोचते। हम लोग कि तुम भी अधिकारी हो, इतने अनुभवी हो, तुम सोच के बताना। अब वृद्धावस्था में 70 साल में हम बताएंगे ना। लिखिए, तीसरा बात समझिए, पिताजी को जो है अस्पताल में भर्ती कराने, जरूरी मात्रा में पैसे भेजने की बात करते हुए आप फौरन कोई गाड़ी पकड़ेंगे और समय पर घर पहुंचेंगे, ये विकल्प ठीक है। जो भी हम लोग, अब समस्या ये था कि यदि हम लोग ये वाला प्रश्न नहीं पढ़ते तो पहले वाले में ही ये लिख दिए होते हैं, तुरंत लिख देते कि कुछ नहीं, पैसा भेजने और किसी मित्र को बोलेंगे हॉस्पिटल लेके जाओ और तुरंत फौरन मैं आ रहा हूं। तो बताइए फिर यहां पर क्या लिखा था, जो ऊपर ही सब लिख दिए होते आधा पेज में, तो फिर यहां पर कैसे लिखेंगे। इसलिए उसको रोकना भी पड़ता है कि नहीं रुकिए, उसको आगे वाले में लिखूंगा, क्योंकि सबको 4-4 5-5 लाइन लिखना है हमको। अब इसमें लिख दीजिए, इसमें लिखवा देते हैं कि यह विकल्प उपरोक्त दोनों विकल्पों से ज्यादा औचित्यपूर्ण है। यह विकल्प उपरोक्त दोनों विकल्पों से ज्यादा औचित्यपूर्ण है, ज्यादा औचित्यपूर्ण है और नैतिकता के सभी आयामों को धारित करता है, और नैतिकता के सभी आयामों को धारित करता है, नैतिकता के सभी आयामों को धारित करता है। क्योंकि नैतिकता के सभी आयामों को धारण करता है, धारित करता है, क्योंकि पैसा भेजने, अस्पताल में भर्ती कराने,
पैसा भेजने, अस्पताल में भर्ती कराने, और तुरंत गाड़ी पकड़ने, हाँ ठीक है, तुरंत गाड़ी पकड़ने, की बात करना, गतिशील एवं औचित्यपूर्ण मनोवृत्ति को दर्शाता है। गतिशील एवं औचित्यपूर्ण मनोवृत्ति को दर्शाता है। इस पहलू से परिवार से मिले सम्मान संस्कार, इस पहलू से परिवार से मिले सम्मान संस्कार, माता पिता के प्रति प्यार, माता पिता के प्रति प्यार प्रदर्शित होता है। यह विकल्प ही सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों से मेल खाता है। अब जैसा समझिए, ये तो आप तीन ही प्रश्न है ना, तीन प्रश्न का उत्तर आपने लिख दिया। अब एग्जाम में एक काम और करना चाहिए। एग्जामिनर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर पढ़ा, दो प्रश्न का उत्तर पढ़ा, तीन का पढ़ा, अब आते आते वो भूल जाता है। भाई ये सब 1.5 पेज में हो गया ना, आते आते वो भूल जाता है। तो आपको एक काम और करना चाहिए कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या करिए कि पैरा चेंज करके एकदम स्पष्ट, हाँ एकदम स्पष्ट बातों को 4 लाइन लिख दिया करिएगा, जिससे मान लीजिए पहला पढ़ा तो उसको लगा कि नंबर इसको देना चाहिए, दूसरा पढ़ा तब भी लगा। अब समस्या ये कि पहले से तीसरे तक आते आते बहुत सारा चीज वो भूल चुका है, तो उसको फिर याद दिलाना है कि हमारा नंबर मत कम करिएगा। तो उसमें एक चीज और भी तरीका होता है लिखने का कि एकदम पैरा चेंज करके स्पष्ट बातों को लिखा जाए, क्योंकि ऊपर तो आप समझा रहे थे, व्याख्या विवेचन सब चल रहा था। यहां पर जैसे केस स्टडी में कोई कठिनाई है, केस स्टडी में कठिनाई क्या है कि नौकरी की प्रकृति स्पष्ट नहीं है। उसे तो प्रकृति लगभग स्पष्ट है कि प्राइवेट नौकरी है, दिहाड़ी वाला नौकरी है, प्रतिदिन का नौकरी है। और दूसरा चीज, नौकरी की प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की नौकरी है। ये भी तो चीज है कि किस तरह की नौकरी है। और दूसरा चीज अभी मैं जो हम लोग अंदाजा लगाए थे कि घर और नौकरी का स्थान, उसके बीच दूरी स्पष्ट नहीं है। इन दो चीजों को मेंशन कर देना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को ये लग जाए कि ये ऐसा सोचा है तब ऐसा ऊपर लिखा है। और फिर जो आपने लिखा उसका एकदम स्पष्ट बात ये लिखना है कि भाई उच्च अधिकारी से जो है, जैसे अभी मैं बोला कि उच्च अधिकारी को पहले सूचना देंगे, प्रक्रिया तो लिखनी पड़ेगी ना। उच्च अधिकारी को हम सूचना देंगे, एप्लीकेशन देंगे, जाकर स्वयं मिलेंगे, वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे, और कहीं ना कहीं जो है अपने कार्यालय या नौकरी जो भी स्थान है वहां पर एक समन्वय स्थापित करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो जो भी आवश्यक कार्य है, जो अब तुरंत करके ही जाना है, उस कार्य को कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो देखा जाए तो हस्तांतरित कर देंगे कि भाई सब फला काम हमारा कर दीजिएगा, मैं जा रहा हूं, पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब है। तो अति आवश्यक कार्य का जो है निष्पादन करके, जो भी 10-5 मिनट में हो जाए, या किसी को जिम्मेदारी सौंप कर
इसके बाद जो है देखा जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है वह निर्णय लिया जाएगा, और व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो अपने मित्र संबंधी से बोलेगा कि भाई हॉस्पिटल पिताजी को लेते जाइए, और जो है वो देखा जाए तो अब यहाँ पर लिखना है तो आज की परिस्थिति में लिखना है कि जो है तुरंत देखा जाए तो बैंक से, एटीएम से तुरंत जो है वो पैसे का कुछ ट्रांसफर भी कर देंगे। अरे भाई देखिए, समझदार व्यक्ति होता है तो मित्र दोस्त के अकाउंट में तुरंत 1,500 रुपया, 2,000 रुपया डाल देता है, क्योंकि हो सकता है कि मित्र के पास पैसा ना हो, तो तुरंत ही अकाउंट में जो है 1,000-2,000 रुपया उसके डाल देंगे, कोई व्यवस्था बना के, जिससे मान लीजिए मित्र के पास पैसा नहीं है, आप फोन कर दिए कि पिताजी को गाड़ी से लेकर लखनऊ पीजीआई में आप पहुंचिए, और बेचारे मान लीजिए उसके अकाउंट में 500 रुपया है, वो कह रहा है कि अरे यार अब क्या हम तुमसे बताऊं, कुछ बहाना बना दिया। उसको बोलेंगे कि यार देखो मैं तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपया डाल रहा हूं, किसी गाड़ी वाले को ले लो, लेकर तुम निकल जाओ, या पैसा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी पैसा ट्रांसफर कर देता हूं एटीएम से तुरंत। मान लीजिए भीम ऐप बना है, अब देखिए लिखने का कलाकारी क्या है कि जो भी सरकार की योजना है उसको भी जोड़ घटा के लिख सकते हैं कि सरकार की भीम योजना का प्रयोग करते हुए तुरंत देखिए तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देंगे। सरकारी महकमा में जाना है तो सरकारी क्रियाकलाप को खूब अपना लिखना चाहिए, बाद में जो भी करिएगा लेकिन पहले नंबर उम्बर लेके बन जाइए। तो लिखिए, मैं लिखवाऊं, परिचय करिए। इस केस स्टडी में नौकरी की प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, नौकरी की प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, नौकरी की प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, और न ही नौकरी के स्थान तथा घर के बीच दूरी निर्धारित है, और न ही नौकरी के स्थान तथा घर के बीच की दूरी निर्धारित है। फिर भी सर्वप्रथम नई नौकरी के स्थान तथा घर के बीच दूरी निर्धारित है, फिर भी सर्वप्रथम उच्च अधिकारी को सूचना देंगे, उससे मिलेंगे, अति आवश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे, उससे मिलेंगे, अति आवश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे, अति आवश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे, और यथासंभव तुरंत कुछ पैसे स्थानांतरित करेंगे, और घर के लिए रवानगी की जाएगी। घर जाएंगे, सीधा लिखिए, घर जाएंगे, ऐसे लिखा जाएगा। अब चलिए दूसरा पढ़िए, उधर अंकित पढ़िए। ठीक, अब देखिए, अब सब क्वेश्चन पढ़ा गया, अब पहले वाले का आंसर कैसे लिखना है। भाई ऐसे सोचिए, तो कर्मचारियों में से एक को उस प्रोजेक्ट से हटा देंगे और उच्च अधिकारी को सूचित कर देंगे कि दोनों कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं। जैसे समझिए, अधिकारी है तो कुछ अधिकार है ना, नहीं मानेंगे तो मनाएगा ना। तो बताइए, आप यदि ऐसा करेंगे तो ये प्रशासनिक गुण थोड़े ना है।
ऑफिस में गुटबंदी होता है, कुछ भी होता है, देखिए सैलरी रोक देता है, कुछ नहीं, मेमो निकाल देगा कि आज से गुटबंदी होगा तो उसके बाद कार्रवाई करूंगा। यहाँ सब लोग राजकीय कार्य करने के लिए आए हैं, हम भी राजकीय कार्य करने के लिए आए, आप भी राजकीय कार्य करेंगे, हमारे भी ऊपर अधिकारी हैं, हम भी किसी के अधीन है, वो भी किसी के अधीन है। तो लोकतंत्र में सब ऐसे काम चलता है, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग भी अपना ड्यूटी करिए। और गुटबंदी और तमाम जो है जाति और संप्रदायवाद ये सब ऑफिस में नहीं चलेगा। पहले तो मीटिंग लेगा ना, खोज खबर लेगा ना इन लोगों का, यही सब करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और इस तरह से सोचिए, एक कर्मचारी को परियोजना से हटा दिया जाए, ये बताइए ऐसा करने से क्या हो जाएगा? दोनों कर्मचारियों के मध्य दूरी और बढ़ जाएगी। समस्या का आप समाधान नहीं कर रहे हैं, समस्या से भाग रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य को और बढ़ावा मिलेगा। अधिकारी जाता है जिले में तो हर जगह गुटबंदी होती है ना, कोई ऐसा जिला नहीं जहां गुटबंदी ना हो। मान लीजिए 60-70 का स्टाफ है, 80 का स्टाफ है, तो देखिए 30-40 लोग ब्राह्मणवादी, यादववादी, क्या कैसे उत्तर प्रदेश में चलता है जबरदस्त। अधिकारी जाता है, मीटिंग लेता है, पहले 3-4 दिन सब लोगों की बात सुनता है, जाएगा चुपचाप ऑफिस बैठेगा, कोई आएगा, साहब नमस्ते, आप नए नए साहब आए, हम मिले नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए पानी पीजिए, बताइए सब कहाँ के रहने वाले आप हैं, कब आपकी नियुक्ति हुई, क्या क्या करते हैं यहाँ पर काम। देखिए सब लोगों से मिलेगा, और सब लोगों से 4-5 दिन कुछ नहीं बोलेगा, सब लोगों से पहले मिलेगा। अब मिलकर सब लोग आएंगे तो बताएंगे ना कि साहब जानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ब्राह्मणवादा, समझ रहे हैं बात को, आप भी वही हैं। तो मान लीजिए, देखिए वो अपना बोल ही देगा, मानेगा नहीं। चाहे मान लीजिए सबको करिए, चौधरी जी अपना बता देंगे कि भाई हम या जो समझ रहे हैं बात को, इस तरह से। अब मान लीजिए सब लोग क्या करेंगे कि ऐसे अपना बता के चले जाएंगे। देखिए कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, बोले हाँ ये तो बात है, ये सही है। उसके बाद जब समझ जाएगा तो 5-6 दिन के बाद मीटिंग बुलाता है। अब मीटिंग में सबसे पहला काम यही करता है कि देखिए भाई, यहाँ पर जहां तक हमें लगा है कि आप लोग गुटबंदी करते हैं, सो हम भी राजकीय कार्य करने के लिए आए, हम भी उतनी दूर से ट्रांसफर होके आए, हम भी कार्य अपना करेंगे, आप लोगों की खूब सहायता करेंगे। कोई समस्या होगा तो एकदम मिलिए हमसे, फोन नंबर हमारा लिख लीजिए, और आप लोग सब लोग जो है काम करिएगा, गुटबंदी मत करिए, बाहर की चीज बाहर रहने दीजिए, इन सब चक्कर में मत पड़िए। सौभाग्य कि हम लोग राजकीय सेवा में हैं। देखिए इस तरह से खूब अच्छा से मीटिंग लेगा, सबको समझाएगा, और फिर हिदायत भी देगा कि आइंदा यदि कोई व्यक्ति जो है वो गुटबंदी और तमाम चीज की बात किया तो मैं मेमो निकालूंगा, और मेमो निकाल कर जो है देखा जाए तो कार्रवाई करूंगा। सब लोग समय से ऑफिस आइए, अपना काम करिए, घर जाइए, सुखी से रहिए, हमारी शुभकामना। ऐसे अपना थोड़ा बोले बोलेगा, ये बताइए। और उसके बाद जब इधर उधर लोग करते हैं तब क्या करता है? सीधा कार्रवाई करना शुरू कर देता। बोला उस दिन समझाए थे, नहीं समझाया था। अधिकारी है तो अधिकार है ना। तो हम कहते हैं यहां पर क्या होगा, यदि आप अलग कर देंगे तो दूरी और बढ़ जाएगा ना। समस्या ये है, समस्या का समाधान आप कहाँ किए? ये बताइए, उच्च अधिकारी से फोन करके बताएंगे कि साहब जो है हमारे यहाँ जो है वो सब जाति वाला सब लड़ते धरते हैं, सामंजस्य के अभाव के कारण प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, हमें लग रहा है। वो बोलेगा तुम अधिकारी कैसा हो, तुमसे मामला संभलता ही नहीं है, हमें फोन करके तुम क्यों बता रहे हो? एक काम थोड़ी ना हमारे जिम्मे है। तुम अधिकारी हो, तुमको अधिकार है, उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट बनाओ, कार्रवाई कर दो, ज्यादा परेशान करते FIR करवा दो। और उपाय बता देता हूं तुम्हें, आइंदा फोन मत करना इस काम के लिए। उच्च अधिकारी ये सुनने के लिए बैठा है कि आपका काम नहीं हुआ, उसी का ये बताइए, उस काम को करना है ना। हम मान लीजिए रोज आके बहाना बताएं कि आज क्लास नहीं हो पाएगा, आज ये हो गया। अरे भैया, कभी समस्या हो गया, क्लास नहीं हुआ, समझ में आता है। रोज आपका घर पे समस्या ही चल रहा है जो क्लास नहीं हो रहा है। और रोज आप भी बताएंगे हर साल हमारे साथ समस्या रहा इसलिए मैं बन नहीं पाया। ये ठीक नहीं है ना। एडजस्ट करिए, एडजस्ट करिए, समस्या को एडजस्ट करिए, अपना समस्या का समाधान करिए, भगवान ने बुद्धि दिया है तो यहां पर ये सब लोक सेवक की निशानी नहीं है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी होगी। परियोजना में देरी के कारण को अधिकारी से फोन करेंगे तो वो भी जो है सर पे हाथ रख के बोलेगा कि जो अधिकारी आया है कि इसमें प्रशासनिक अक्षमता है, इसको कुछ भी बुद्धि नहीं है, थोड़ा भी जो है रचनात्मक क्षमता नहीं रखता है। तो आपकी कार्य क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा
जिम्मेदारियों को पूरा न करने की ओर जो है ये सब चीज संकेत करता है। अधिकारी ये देखिए रात दिन खुद ही लग जाता है। कभी आप जिले स्तर पर देखिए पंचायत का चुनाव होता है, जितने पीछे से अधिकारी हैं बेचारे खूब मजे से अपना टहलते हैं। अब पंचायत के चुनाव में देखिए बस तहसील में चले जाइएगा या जहां पर सेंटर होगा वहीं पर चले जाइएगा, थोड़ा सा बोलिएगा हम थोड़ा सा अंदर घूम लें, बस इतना ही कहिएगा। वहां एसडीएम से लगाए तहसीलदार और नायब तहसीलदार तक जितने अधिकारी हैं सब आपको दरी पर बैठे हुए दिखाई देंगे। हाँ, सब बैठ कर जो देखिए सब काम करवाते हुए दिखाई देंगे। स्याही 1000 का पैकेट किधर गया, काउंट करो हमारे सामने। अब तुम मुझे इधर लाओ, पहले बैलेट लाओ, बक्सा काउंट कराओ, बक्सा किधर गया, उसका पर्ची निकालो। क्या जबरदस्त अधिकारी देखिए खुद ही लगा रहता है, अपने हाथ से काउंट करता है। 500 काउंट किए कितनी बार, एक बार क्यों, वहां कम हो गया ना स्याही, तो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी मेरी भी जाएगी। 500 का मतलब 500 होना चाहिए, 10-5 फालतू उसमें डाल दो। तो आप देख रहे हैं वहां पर सीनियर जूनियर का मतलब नहीं है कि आप तहसीलदार हैं कि नायब तहसीलदार हैं कि एसडीएम हैं कि आप जो अधिकारी हों। हम लोग के साथ एक जो है ऐसे थे, बीडीओ थे, तो उनके पिताजी उस समय जो है सेक्रेटरी हुआ करते थे, आईएएस अधिकारी थे। तो ऐसे उनकी ड्यूटी लगी थी एआरओ में, तो हम लोग उनसे सीनियर थे, मैं आरओ था उस समय विधानसभा चुनाव में। तो आए तो पहले अपना परिचय दिए कि हम साहब हमको मुझे पता है यहाँ पर आप बीडीओ हैं और जो है काम में लग जाइए अपने। तो वो अपना काम में नहीं लगे, तो फिर हमको बताने लगे कि हमारे पिताजी सेक्रेटरी हैं ये वो। हम बोले भाई साहब सुनिए, आपके पिताजी सेक्रेटरी हैं चाहे कुछ भी हैं, आप बीडीओ हैं ना, आप तो सेक्रेटरी नहीं हैं। जो जो आपका ड्यूटी है, आपको मैंने 5-7 काम लिखवा रखा है, 5-7 काम हमको शाम को पूरा मिलना चाहिए। हमें जो है देखा जाए तो डीएम साहब को रिपोर्ट करनी है, शाम को 4 बजे हमारी मीटिंग है, अब बज रहा है 11, शुरू हो जाइए। अब देखिए इस बात से वो नाराज हो गए, नाराज होकर जाकर जो है डीएम साहब से डायरेक्ट मिल लिए, जाके अपना दोपहर कर दिए कि वो त्रिपाठी जी जो है हमारे सीनियर हैं, वो सर जो है ऐसे बोलते हैं। फिर संतोष यादव जी बोले कि देखिए हम त्रिपाठी जी को खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, वो व्यक्ति खूब मेहनती है, खूब काम करता है, उनके बारे में कुछ मत कहिए, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। वो कहाँ पर है, डीएम साहब संतोष जी पूछे वो कहाँ पर है, त्रिपाठी जी कहाँ, बोले तो ब्लॉक पर वहीं काम करवा रहे हैं। बोले देखिए आप यहाँ उनकी बात करने चले आए, अब वो व्यक्ति ब्लॉक पर लगा हुआ है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना वहां पर, आप यहाँ पर शिकायत करने आए, मैं क्या करूंगा उस व्यक्ति का, वो भी तो नौकरी पाया है कमीशन से। तो बताइए यहाँ पर काम कराना प्राथमिकता है ना, कुछ भी बेइज्जती होगा, डीएम साहब का बेइज्जती होगा तो हमारा भी तो बेइज्जती होगा, हम भी तो सुनेंगे 4 बात। तो यहां पर देखा जाए तो ये सब जो है यदि आप मान लीजिए ये सब काम करेंगे तो ये सब लोक सेवक की भावना से मेल नहीं खाता। चलिए लिखवाऊं, उपरोक्त केस स्टडी का, बस 10 मिनट में लिखवा दूंगा। उपरोक्त केस स्टडी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उपरोक्त केस स्टडी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यदि एक कर्मचारी को परियोजना से हटा दिया जाए, तो ऐसा करने से एक कर्मचारी को परियोजना से हटा दिया जाए तो ऐसा करने से दोनों कर्मचारियों के मध्य घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि को बढ़ावा मिलेगा। समस्या के समाधान की जगह दूर जाने को बढ़ावा मिलेगा। समस्या के समाधान की जगह समस्या से दूर जाने को बढ़ावा मिलेगा। समस्या से दूर जाने
कि मनोवृत्ति का विकास होगा, भावना को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन में नकारात्मक मनोवृत्ति की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बस टाल रहे हैं। अरे अभी उपाय होगा कैसे, बताया तो। आप जरा सोचिए, केरल का एक व्यक्ति गांव का, और जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहीं पर डीएम बनता है, पूरे जिले को देखिए एकदम सेट करके रखता है। क्या मजाल इधर उधर हो जाए। केरल से वो लोगों को ला रखा है, कोई उसका परिचय है। जैसा सोचिए, कोई यूपी का व्यक्ति है, मान लीजिए केरल में किसी, कर्नाटक में किसी जिले में डीएम है, क्या मजाल इधर उधर हो जाए। अधिकार नहीं मानेंगे, मना देगा तुरंत। तो ये अधिकार है ना, तब तो अधिकारी है, सत्ता का प्रयोग कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं, वो एक व्यक्ति की क्षमता को मत जाने कि वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, पूरा संस्था है। किसी एसडीएम पर मान लीजिए सब करिए, कोई कुछ बोल देता है, कुछ उल्टा सीधा कर देता है, मान लीजिए कोई लाठी मार देता है एसडीएम को, उसके बाद समझ रहे हैं मामला गंभीर हो जाता है ना एकदम। उसका देखिए, यदि जिले में वो रह गए तो सोचिए रात में उनकी कितनी तोड़ाई होती है लाकर। कभी जीवन में अब किसी को डंडा नहीं मार सकते, एसडीएम को तो छोड़िए, भूल जाएंगे डंडा मारना। तो आप सोच रहे हैं उसके पास अधिकार है ना, तभी तो अभी लिखवाऊं। देखिए लास्ट में लिख रखा है, यदि अन्य विकल्प हो तो, उसी में सब लिखवाऊंगा। इन लोगों का बस जवाब लिख रहा हूं जल्दी जल्दी। क्या लिखे, नकारात्मक मनोवृत्ति, ब्रैकेट बंद। यह प्रवृत्ति लोक सेवा के विपरीत भी है। यह प्रवृत्ति लोक सेवा की भावना के विपरीत है। यह प्रवृत्ति लोक सेवा के भावना के विपरीत है। यह प्रवृत्ति लोक सेवा की भावना के विपरीत है। दूसरी ओर, यदि परियोजना में देरी के कारणों से उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाता है, तो यह पहलू प्रशासनिक अक्षमता को प्रदर्शित करता है। अक्षमता को प्रदर्शित करता है। अधिकारी के कार्य क्षमता पर ही प्रश्न लगाता है। अधिकारी के कार्य क्षमता पर ही प्रश्न लगाता है। अधिकारी के कार्य क्षमता पर ही प्रश्न लगाता है। इस तरह का पहलू मानवीय सहसंबंध एवं समायोजन की प्रवृत्ति से दूर है। भाई अब जैसे व्याख्या भी लिख दिए, कुछ समझा दी। अरे भाई जिसका जो काम है, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, हमने कह दिया ये केस स्टडी का मैटर हमको परसों चाहिए, मतलब परसों का मतलब परसों। अब कोई आके व्यक्ति बोले, जानते हैं फोटो स्टेट वाला दुकान वाला भाग गया, मशीन खराब हो गया तो दूसरा तो मशीन है कि सब मशीन बंद हो गया पूरा मुखर्जी नगर का। नहीं समझ में। हमारा मतलब है फोटो स्टेट, जैसे हमने बोला कि कल भाई बटेगा, देखिए कल बटा, ये उसमें क्षमता होनी चाहिए ना। क्या उसमें बहाना नहीं चलता है यहाँ पर। आप समायोजन करिए, बैठ के बुलाइए, समझाइए, उनको बताइए कि यहाँ जातिवाद मत करिए, काम करिए, मैं तो बताऊंगा फिर। तो हम कहते हैं कि इस तरह से
ये विकल्प ठीक नहीं। अब इस पे तर्क जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी जब थ्योरी पढ़ते हैं, नकारात्मक मनोवृत्ति खूब पढ़ा रखा हूं, या मान लीजिए आगे भी अभी पढ़ाऊंगा, ला कर सब सेट कर दीजिएगा, तब तक तो थ्योरी याद रहेगा ना। याद रहेगा तो उसमें का टर्म ला कर सब जोड़ घटा के एकदम सेट कर देना एग्जाम में है? उसका केस स्टडी एक आगे बना रखा हूं, तो उसमें बना रखा हूं, तो उसमें लिखा जाएगा दूसरे तरीके से ना। उसमें देखा जाए तो नीचे के अधिकारी ऊपर के अधिकारी से शिकायत करेंगे कि अधिकारी जातिवादी मूल्यों को बढ़ावा देता है, गुटबंदी करता है, स्वयं करता है। उसके बाद उसकी भी तो मीटिंग होती है भाई। ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी का जिले स्तर पर मीटिंग होता है, जिले वाले का कमिश्नरी पर होता है, कमिश्नरी वाले का लखनऊ तक मीटिंग होता है, और जिले वाले का भी लखनऊ में मीटिंग होता है, तो वहां पर शिकायत किया जाता है ना। वहां मीटिंग में कमिश्नर भी तो पूछता है कि अरे भाई जातिवाद ना करिए, अपने जिले में काम करिए। सब एक दूसरे से लिंक है ना, ऐसा थोड़ा ना पूरा हायरार्किकल सिस्टम है ना। कमिश्नर भी तो डीएम की खोज खबर ले लेता है कि अरे भैया कहां से पढ़ के तुम आए, तुम जिले को संभाल नहीं पाते हो, रोज घटना हो रही है, रोज घटना, रोज चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रोज 2 लोग मर रहे हैं, रोज वहां परिवार में पकड़ा जा रहा है। बताओ तुम कर क्या रहे हो यार। देखिए कभी कमिश्नरी में मीटिंग होती है, अब मुख्यमंत्री डीएम लोगों की मीटिंग लेता है, जैसा सोचिए योगी साहब, या तो हम नौकरी करना सिखाएं या तो आप लोग नौकरी करिए। पता है ना, कोई फोन बंद नहीं कर सकता, कोई डीएम। 11 लोग फोन बंद किए थे, सस्पेंड कर दिया उन्होंने। रात में उन्होंने बोला कि किसी डीएम का फोन बंद नहीं रहेगा, जब मैं फोन किसी को भी कर सकता हूं, कोई भी डीएम फोन नहीं बंद करके रख सकता यूपी में। हमें कहते हैं मान लीजिए सब अपना मुख्यमंत्री का कार्य करने का तरीका है। तो कहने का मतलब यहां पर जब आप लिखेंगे शब्द सीमा यदि कम पड़ रहा है तो आप थ्योरी से ला कर जोड़ दीजिएगा। बस ये कि सही जोड़ना चाहिए। अब ये नहीं कि उल्टा इधर जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग रहने दीजिए, आज दूसरा कल लिखवाऊंगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलिए आज शुरू हो गया ना। आइए ध्यान रखिएगा, इसको जरूर लेके आया करिएगा रोज। इसी कॉपी में ही इसको रख दीजिएगा जिससे छूट न जाए, पता चले कि छूट गया घर ही पर। इसका फोटो स्टेट कराकर उसमें चिपका कर बस ऐसे चलेगा, साथ साथ हम लोग करते रहें।